कोई भी तहसीलदार जिसको आप देखते हो, कोई भी तहसीलदार सीधे तहसीलदार नहीं बनता। सरकार हमेशा नायब तहसीलदार पे ही भर्ती करती है। नायब तहसीलदार कुछ सालों के ट्रेनिंग और वर्किंग के प्रमोशन के बाद प्रमोशन होकर फिर तहसीलदार बनता है। तहसीलदार के बाद नेक्स्ट लेवल जब प्रमोशन होता है तो वो डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। ऐसी कोई एग्जैक्ट किताब नहीं है जिसको पढ़कर ही प्रीलिम्स हो सकता है, और उस किताब को नहीं पढ़ा तो प्रीलिम्स नहीं हो सकता। मैं एक टेस्ट बॉडी का डायरेक्टर रहा हूं। अक्सर मुझे ऐसे बच्चे मिलते थे जो एग्जाम में आधे घंटे 15 मिनट लेट आए और इस तरह कारण बताया कि सब मैं तो सही समय से आ गया था और फिर मुझे कहीं खाने की जगह नहीं मिले, मैं वो ढूंढने लगा तो वो सेंटर आने में लेट हो गया। ये एग्ज़ाम पढ़ने का एग्ज़ाम नहीं है, ये एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने का एग्ज़ाम है। 4 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करने का एग्ज़ाम है। एससी क्वालिफाइंग के बाद जो रैंक हिसाब से पोस्ट मिलती हैं, जो हाई रैंकर्स, लोअर रैंकर्स, तो उसमें किस टाइप की शक्तियाँ होती हैं, ये थोड़ा सा डिटेल। हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आखिर हम ये परीक्षा किसके लिए दे रहे हैं, परीक्षा दे के हम क्या मिलेगा हमको और हम क्या बनेंगे। इस बार की परीक्षा में केवल 330 पद आए हैं, कई बार इससे ज़्यादा भी आते हैं। इसमें से डिप्टी कलेक्टर के पद हैं, डीएसपी के पद हैं, नायब तहसीलदार के पद हैं, इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट्स के वित्त विभाग के पद हैं और जनसंपर्क के पद हैं वगैरह। ऐसे बहुत सारे 7-8 डिपार्टमेंट्स हैं, इन सब के पद हैं। इन पदों पर जाकर क्या करते हैं, खासकर जिस चीज़ के लिए एग्ज़ाम देते हैं वो देते हैं डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए। तो जो डिप्टी कलेक्टर होता है इस बार भी उसके 30 से कम पद हैं और कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल के करीब 10-15 पद ही हर साल आते हैं। तो जनरली जो एग्ज़ाम के टॉप 10 लोग होते हैं वो डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। आपका अगर रिजर्वेशन है तो आप टॉप 10 ना भी हो, लेकिन अपनी कैटेगरी के अंदर टॉप 5 या टॉप 6 आप रहेंगे तो ही डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। जनरली ये फर्स्ट चॉइस सभी भरते हैं, यही भरनी चाहिए। सेकेंड चॉइस जनरली डीएसपी की भरते हैं। डिप्टी कलेक्टर क्या होते हैं? डिप्टी कलेक्टर मध्य प्रदेश की राज्य प्रशासनिक सेवा की रीढ़ की हड्डी है। उस पे ही पूरा मध्य प्रदेश शासन उसी पर राइड करता है। और ये डिप्टी कलेक्टर आगे चल के, जब ये अभी राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कहे जाते हैं, जब ये 15 साल 20 साल की सर्विस हो जाती है तो ये फिर प्रमोट होके आईएएस बन जाते हैं। डिप्टी कलेक्टर का करियर शुरुआत कैसे होता है? शुरुआत वो किसी सब डिवीजन के एसडीएम बनते हैं, किसी सब डिवीजन के एसडीएम बनते हैं। करीब कुछ सालों के बाद डिप्टी कलेक्टर से प्रमोशन होकर जॉइंट कलेक्टर हो जाते हैं। कलेक्ट्रेट में भी सीनियर ऑफिसर के रूप में काम करते हैं और सीनियर हो जाते हैं तो फिर वो एडिशनल कलेक्टर एडीएम की रैंक पे चले जाते हैं। इसी रैंक पे वो सीओ जिला पंचायत भी बनते हैं। इसी रैंक पे वो नगर निगम के कमिश्नर्स भी बनते हैं। इसी पे मध्य प्रदेश की जो बहुत सारे औद्योगिक विकास निगम हैं, AKVN कहते हैं जिनको, औद्योगिक क्षेत्र विकास निगम, इनके एमडी भी बनते हैं। बहुत सारे मध्य प्रदेश की कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनके एमडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जीएम, इन सब पोजीशन पे ये डिप्टी कलेक्टर से प्रमोशन जैसे जैसे समय बढ़ता है इस पोस्ट पर पहुंचते रहते हैं। अभी आपके एमपीपीएससी का जो कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स होगा वो भी डिप्टी कलेक्टर से ही के कैडर से ही कोई व्यक्ति गया होगा। और एडीएम इस रैंक पर पहुंच जाने के बाद नेक्स्ट उनका प्रमोशन होता है और उस प्रमोशन के बाद वो आईएएस में पहुंच जाते हैं। और जब आईएएस में पहुंच जाते हैं तो फिर वो कलेक्टर बनते हैं और प्रमोशन होता है तो फिर आईएएस के जैसा कलेक्टर, फिर कमिश्नर, और अगर प्रमोशन तक पहुंच पाए तो वो प्रमुख सचिव तक पहुंचते हैं। जनरली अच्छे डिप्टी कलेक्टर कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर की रैंक तक तो पहुंचते हैं। कलेक्टर की रैंक तक तो अमूमन 90-95% लोग अपने करियर में पहुंचते हैं। तो ये मेन सेवा है और ये केवल जिले संभालने वाले, सब डिवीजन संभालने वाले नहीं, उनकी कंपनियां, नगर निगम, जिला पंचायत, ये सब संभालने वाले पोस्ट पे यही लोग जाते हैं। तो ये सबसे प्रमुख सेवा है। ये किसी एक विभाग के नहीं होते, इनका विभाग का नाम ही होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट।
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सामान्य प्रशासनिक सेवा, यानी कि सामान्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, किसी भी विभाग का काम कर सकते हैं। तो इनकी पोस्टिंग किसी भी विभाग में होती है। फील्ड में रहते हैं तो ये रेवेन्यू के ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन साथ साथ ग्रामीण विकास का भी काम देखते हैं, महिला बाल विकास के ऊपर भी सुपरविजन करते हैं। हर विभाग पे इनका दखल रहता है। मंत्रालय में हर विभाग में ये उप सचिव या सचिव के रूप में पदस्थ होते हैं। तो ये सरकार के हर फील्ड में रहते हैं। इससे ज़्यादा एक्सपोजर, डिप्टी कलेक्टर से ज़्यादा एक्सपोजर किसी और जॉब में नहीं है। सेकेंड पोजीशन पे जो पोस्ट जिसके लिए लोग तैयारी करते हैं वो डीएसपी। ये जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उप पुलिस अधीक्षक। ये पुलिस की पोस्ट है, वर्दी की पोस्ट है। इसके लिए थोड़ी सी फिजिकल रिक्वायरमेंट भी है जो आपके नोटिफिकेशन में लिखी है। एक मिनिमम हाइट और वेट है, आंखों का एक कुछ मेडिकल है जो क्लियर होना चाहिए। इसके लिए कोई दौड़ या कुछ ऐसा नहीं होता, सिलेक्शन इसी रिटन और मेन से होगा, लेकिन मेडिकली फिट होना जरूरी होगा। ये जो डीएसपी की पोस्ट पे जाएंगे तो पुलिस स्ट्रक्चर में कहां फिट होते हैं? पुलिस में राज्य पुलिस का हेड डीजी पुलिस होता है, उसके नीचे जोन्स पे आईजी होते हैं, उनके नीचे डीआईजी होते हैं, जिले में एक एसपी होता है, उसके नीचे एक एडिशनल एसपी होता है, उसके नीचे सब डिवीजन में एसडीओ पुलिस होता है, और उसके नीचे थाना होता है। थाने पे थाना इंचार्ज या टीआई होता है। उसके नीचे फिर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स होते हैं, उसके नीचे कांस्टेबल्स होते हैं। कांस्टेबल्स की भर्ती जो है वो पीबी द्वारा की जाती है, कांस्टेबल्स की भर्ती। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती भी पीबी के द्वारा एसआई, एमपी एसआई के एग्जाम्स के थ्रू होती है। एंट्री कहां कहां होती है? कांस्टेबल पे भर्ती होती है, एसआई पे भर्ती होती है, एसडीओ पुलिस जो है वो डीएसपी होता है, डीएसपी पे भर्ती होती है, या एसपी लेवल पे आईपीएस बनते हैं। ये 4 लेवल पे ही पुलिस में आते हैं। इसके ऊपर की सारी रैंक प्रमोशन से मिलती हैं। तो एसपी जिले का हेड होता है और डीएसपी एसडीओ पुलिस एक सब डिवीजन का पुलिस हेड होता है। सारे थाने, उस सब डिवीजन के सारे थाने और सारे थानों के थाना प्रभारी उस डीएसपी के अंदर काम करते हैं। तो इनकी ट्रेनिंग के दौरान ये एक थाना 1 महीने 1.5 महीने के लिए एक थाने का इंचार्ज का काम करते हैं ट्रेनिंग के लिए, ताकि थाना सुने। लेकिन ये खुद कभी थानेदार नहीं होते, ये थानेदार के एक रैंक ऊपर से इनका करियर शुरू होता है। डीएसपी से शुरुआत करते हैं, किसी सब डिवीजन के पुलिस रहते हैं। अगर सिटी में पोस्टेड होते हैं तो बहुत बार यही सिटी एसपी, सीएसपी के रूप में, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर में सिटी एसपी के रूप में पोस्ट भी रहते हैं। जब और प्रमोशन होता है तो ये एडिशनल एसपी बन जाते हैं, और एडिशनल एसपी के बाद इनका प्रमोशन होता है, इनको आईपीएस में ले लिया जाता है, और आईपीएस में लेने के बाद ये फिर एसपी बनते हैं। एसपी से प्रमोशन होकर डीआईजी और आईजी तक भी बनते हैं। ज़्यादातर बहुत सारे भी आईजीज और डीआईजी जो हैं जिनका करियर डीएसपी से शुरू हुआ था और वो इस समय आईजी तक पहुंचे हैं, डीआईजी तक पहुंचे हैं। ये इनका करियर होता है। क्योंकि ये पुलिस सेवा है तो ये पुलिस विभाग में ही रहते हैं, लेकिन पुलिस विभाग के अंदर मल्टीपल विंग्स हैं। ये साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में जा सकते हैं, आईपीएस हो जाने के बाद ये सीबीआई में भी डेपुटेशन के लिए जा सकते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में ईओडब्ल्यू में जा सकते हैं, लोकायुक्त में पोस्टिंग हो सकती है, सीआईडी में पोस्टिंग हो सकती है, स्पेशल ब्रांच में पोस्टिंग हो सकती है। ऐसे इनके अंदर बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन ये पुलिस और इसके अराउंड डिपार्टमेंट में ही पोस्ट होंगे। डिप्टी कलेक्टर के बाद सेकंड मोस्ट पावरफुल और इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है वो डीएसपी की है। इसके अलावा जितनी पोस्ट निकलती हैं वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट की निकलती हैं, या तो जनसंपर्क विभाग की हैं, या वो महिला बाल विकास विभाग की हैं, या वो इस साल और किसकी नोटिफिकेशन निकली हैं, आबकारी की नहीं निकली, वित्त विभाग की निकली हैं। ऐसे हर विभाग का एक स्ट्रक्चर होता है, हर विभाग का एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है। उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पोस्ट पे हमेशा एक आईएएस पोस्ट होता है। महिला बाल विकास का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, कमिश्नर महिला बाल विकास, वो एक आईएएस ऑफिसर है। ये जो आईएएस है ये या तो यूपीएससी से सीधे सेलेक्ट हुआ आईएएस है जो प्रमोशन होकर एचओडी बना है। जैसे मैं सर्विस में आया हूं तो मैं सीधा प्रमोट होता जाऊंगा कलेक्टर के बाद, तो मैं एचओडी की रैंक पर पहुंच जाऊंगा, तो फिर मैं किसी डिपार्टमेंट को हेड करूंगा।
जो मुझसे सीनियर आईएएस हैं वो इस समय किसी न किसी डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, या वो एमपीपीएससी से सिलेक्टेड डिप्टी कलेक्टर हैं जो प्रमोट होके आईएएस में आए हैं। यही दो तरह के लोग हर डिपार्टमेंट के एचओडी होते हैं। उस डिपार्टमेंट में एचओडी के जस्ट नीचे से जो पूरी हायरार्की शुरू होती है, जैसे एचओडी को जनरली हर डिपार्टमेंट में कमिश्नर कहेंगे, जैसे कमिश्नर महिला बाल विकास, आयुक्त महिला बाल विकास कमिश्नर, तो वो कमिश्नर, उसके नीचे जस्ट एक नीचे पोस्ट होगी एडिशनल कमिश्नर की, उसके नीचे जॉइंट कमिश्नर्स होंगे, उसके नीचे डिप्टी कमिश्नर्स होंगे, कहीं जगह कुछ डिपार्टमेंट कमिश्नर की जगह डायरेक्टर का पोस्ट होगा, कमिश्नर के नीचे डायरेक्टर्स होंगे, एडिशनल डायरेक्टर्स, जॉइंट डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स होंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर्स होंगे। जनरली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर का एक व्यक्ति पूरे जिले के लिए एक विभाग का हेड होता है। जैसे कृषि विभाग का पोस्ट है तो जिले पे, डिस्ट्रिक्ट पे एक डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर होगा जो उस पूरे जिले का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हेड होगा। तो उस जिले में एग्रीकल्चर के जो नीचे का फील्ड अमला है, तो नीचे का जो फील्ड अमला है उसका सिलेक्शन व्यापम की परीक्षाओं से होता है। क्लास 3 और क्लास 4 की जो पोजीशन होती है वो नीचे, या महिला बाल विकास का उदाहरण ले लें तो महिला बाल विकास का जो फील्ड का अमला है, सुपरवाइजर वगैरह, वो अलग अलग, और उसके नीचे का जो आंगनवाड़ी है वो उसका रिक्रूटमेंट लोकल लेवल पर होता है, अलग अलग जिले में आंगनवाड़ीज रिक्रूट होती हैं। या वित्त विभाग के जो क्लर्क्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, उनका सिलेक्शन एमपीईबी की, पीईबी की परीक्षाओं से होता है। लेकिन अकाउंटेंट्स के ऊपर जो अकाउंट ऑफिसर्स हैं वो इस एमपीपीएससी के एग्जाम से आएंगे। इस किसी भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होता है तो आप स्टार्ट करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर की पोजीशन से, एडी असिस्टेंट डायरेक्टर की पोजीशन से स्टार्ट करेंगे और ग्रो करते जाएंगे। कुछ साल में आप डिप्टी डायरेक्टर हो जाएंगे, फिर जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर। करियर का ग्राफ आपका एडिशनल डायरेक्टर पर 95% लोगों का रुक जाता है। कुछ लोगों का इसमें से प्रमोशन होकर आईएएस में भी होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। एक मध्य प्रदेश में जितने आईएएस ऑफिसर्स हैं, करीब 400 आईएएस ऑफिसर्स होंगे, तो उस 400 में से करीब 200-250 यूपीएससी से आए हुए होंगे और करीब 150 के आसपास एमपीपीएससी के डिप्टी कलेक्टर प्रमोट हुए होंगे, और हो सकता है टोटल 8 या 10 होंगे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आए होंगे और प्रमोशन होकर आईएएस बने होंगे। हर डिपार्टमेंट से प्रमोशन होकर आईएएस बनने की संभावना है, लेकिन कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज के लोग हैं जो प्रमोट होकर बने हैं, कुछ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के लोग हैं जो आईएएस बने हैं। आप आईएएस बनने के बाद ही कलेक्टर्स या एचओडी की पोजीशन पर पहुंच पाते हैं, लेकिन उसकी संभावना और कंपटीशन उसमें बहुत हाई रहता है। हर डिपार्टमेंट का हर व्यक्ति आईएएस तक पहुंचेगा इसकी गारंटी नहीं है। एडिशनल डायरेक्टर या एडिशनल कमिश्नर तक पहुंचने की संभावना सबके पास है, लेकिन एचओडी की पोजीशन ज्यादातर डिपार्टमेंट में आईएएस या आईएएस के लिए आरक्षित होती है। उस पर आईएएस होता है, डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक आईएएस होता है, डायरेक्टर फाइनेंस एक आईएएस होता है, कमिश्नर ट्रेजरीज एक आईएएस होता है, लेकिन उसके नीचे का जो पूरा डिपार्टमेंट है वो पूरा डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर संभालते हैं। तो आप उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के रूप में आते हैं। सरकार में 2 कैडर हैं, एक ऑफिसर है और दूसरे को हम कह सकते हैं एम्प्लॉई है, कर्मचारी। चालू भाषा में कहते हैं अधिकारी और कर्मचारी। तो जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों का चयन व्यापम की परीक्षाओं से होता है या लोकल स्तर पे होता है, और जो अधिकारी वर्ग हैं, अधिकारियों का चयन केवल पीएससी के माध्यम से होता है। तो आप जब ज्वाइन करेंगे तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, आप उस डिपार्टमेंट में अधिकारी बनकर जाएंगे, यानी कि आप जहां भी जाएंगे आपके नीचे आपको 10-15 आदमी आपके नीचे काम करने वाले हमेशा होंगे। आप सबसे नीचे पायदान पर नहीं होंगे, आपके नीचे भी कोई ना कोई टीम होगी जो या तो क्लर्क्स होंगे या फील्ड स्टाफ होगा, जिसके ऊपर आप स्टार्ट करेंगे। तो आपका स्टार्टिंग ही एक लेवल ऊपर पे होगा, चाहे आप जनसंपर्क डिपार्टमेंट में जाएं या आप महिला बाल विकास में जाएं वगैरह। इन डिपार्टमेंट्स के अलावा कुछ क्लास 3 के पद भी पीएससी से भरे जाते हैं, जिसको कहते हैं क्लास 3 एग्जीक्यूटिव। जो क्लास 3 एग्जीक्यूटिव नहीं होते वो पद व्यापम से भरे जाते हैं, पीबी से भरे जाते हैं। क्लास 3 एग्जीक्यूटिव के सबसे महत्वपूर्ण पद जो है वो है नायब तहसीलदार का, जो इस पीएससी से भरा जाएगा, जिसमें अगर मुझे ठीक याद है तो 77 या 78 पोस्ट हैं।
इसके अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो एक पद है वो भी इसमें, उसमें भी करीब 80 से ज़्यादा पद आए हैं। ये क्लास 3 एग्जीक्यूटिव के पद हैं। ये कहने के लिए क्लास 3 है, लेकिन इनका कामकाज का तरीका और इनका सब कुछ जो है वो एक ऑफिसर लेवल का ही होता है। इनको गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में ट्रीट करती है, इनकी पावर्स भी ऑफिसर जैसी होती हैं, ये डिफरेंट होते हैं। नायब तहसीलदार जो है, नायब तहसीलदार के बारे में बहुत लोगों को आइडिया होगा, क्योंकि अक्सर आपका लाइफ में नायब तहसीलदार से पाला पड़ता होगा। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग के अंदर काम करते हैं। करियर का स्टार्ट नायब तहसीलदार के रूप में होता है। कुछ सालों का काम करने के बाद ये तहसीलदार बनते हैं। कोई भी तहसीलदार जिसको आप देखते हो, कोई भी तहसीलदार सीधे तहसीलदार नहीं बनता। सरकार हमेशा नायब तहसीलदार पे ही भर्ती करती है। नायब तहसीलदार कुछ सालों के ट्रेनिंग और वर्किंग के प्रमोशन के बाद प्रमोशन होकर फिर तहसीलदार बनता है। तहसीलदार के बाद नेक्स्ट लेवल जब प्रमोशन होता है तो वो डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद फिर उसका, जैसे पीएससी से निकले हुए डिप्टी कलेक्टर का करियर ग्राफ बनता है, वैसे ही फिर नायब तहसीलदार से प्रमोट होके डिप्टी कलेक्टर का। लेकिन क्योंकि ये अगर 25 साल में आया है तो डिप्टी कलेक्टर बनने में उसको हो सकता है 10-15 साल लग गए, तो इतना समय चला गया, तो डिप्टी कलेक्टर के बाद जो करियर बचा है वो छोटा होगा इन कंपैरिजन टू उससे जो सीधे डिप्टी कलेक्टर की रैंक पर आया है। तो नायब तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर, और जहां तक मैंने देखा है अधिकतर लोग एडिशनल कलेक्टर तक, एडीएम की रैंक तक पहुंच जाते हैं। एडीएम की रैंक पर पहुंचते हैं तो उसी रैंक पर सीओ जिला पंचायत बनते हैं। यदा कदा लोग नगर निगम में भी पोस्ट होते हैं। इससे ऊपर नायब तहसीलदार से आईएएस तक पहुंचने की जर्नी बहुत ही कठिन है और बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं, क्योंकि एज खत्म हो चुकी होती है, रिटायरमेंट पास आ चुका होता है। ये करियर ग्राफ होता है। फील्ड में ये बहुत पावरफुल रहते हैं। जो पुलिस में थानेदार की पोजीशन होती है, तो पुलिस के थानेदार का कंटेम्पररी व्यक्ति जो है वो तहसीलदार होता है। तहसीलदार और थाना प्रभारी एक दूसरे के समकक्ष होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में जब कोई दंगा फसाद होता है, बलवा भीड़ होती है, तो तहसीलदार और थाना प्रभारी एक साथ जाते हैं। उसके नीचे नायब तहसीलदार और एक सब इंस्पेक्टर एक साथ जाते हैं। तो लगभग एक रैंक की, एक पावर की पोस्ट है। और नायब तहसीलदार के अंदर फिर सारे रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स और सारे पटवारी होते हैं। रेवेन्यू इंस्पेक्टर की भर्ती अलग से होती है और पटवारी की भर्ती व्यापम के द्वारा होती है, और जो क्लर्क्स वगैरह होते हैं सब इनके नीचे होते हैं। तो ये भी एक अच्छी पोजीशन है नायब तहसीलदार। ये सरकार की रीढ़ है। ये भले रेवेन्यू डिपार्टमेंट में स्टार्ट करते हैं, जब लेकिन प्रमोट होकर डिप्टी कलेक्टर आते हैं तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट चले जाते हैं, फिर ये हर तरह के डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो भले ये सुनने में क्लास 3 एग्जीक्यूटिव लगता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल पोस्ट है। अगर इस पर भी सिलेक्शन होता है, बहुत बार लोग इसको प्रायोरिटी में नीचे देते हैं क्योंकि ये क्लास 3 एग्जीक्यूटिव लिखा है, लेकिन मेरी सलाह रहती है कि बहुत बार दूसरे डिपार्टमेंट्स का ऑफिसर बनने से बेहतर होता है कि नायब तहसीलदार बन जाना। तो आपकी चॉइस हो सकती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि ये सिलेक्शन के बाद ऐसा करियर ग्राफ इनका रहता है।